देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में ना सिर्फ और सिर्फ नॉलेज आपकी इनफ नहीं थी। अगर आप इस एग्जाम को सिर्फ नॉलेज के बेस पे देने गए थे तो ये एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल था, प्योरली लक बेस एग्जाम हो जाता। तो नॉलेज के अलावा आपको और क्या चाहिए था, हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे इन डिटेल। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि रियलिटी चेक क्या था इस साल। ठीक है, देखो देखो मैनी स्टूडेंट्स फॉलोड द स्टैंडर्ड पाथ। क्या कि दे स्टडीड द स्टैटिक टॉपिक्स डीपली, रिवाइज्ड करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली, सॉल्व्ड मल्टीपल मॉक्स। बट इसके बाद भी क्या हुआ, बट स्टिल दे गॉट स्टक इन 2026 एग्जाम। UPSC Prelims 2026 proved that a student may know the topic perfectly and still mark the wrong answer. आपको टॉपिक बहुत परफेक्टली आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप गलत मार्क कर सकते हो। ये 2026 ने प्रूव करके दिया है। देखो, यूपीएससी रूटीनली फैक्ट्स को, चीजों को ना ट्विस्ट करती है, तो आपको उन चीजों को समझना आना चाहिए। ठीक है, देखो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल मेमोरी के अलावा 2026 के क्या पिलर्स थे उनको समझो। सबसे पहले था स्टेटमेंट लॉजिक। कैन यू रीड द स्टेटमेंट प्रिसाइजली? क्या आप स्टेटमेंट को प्रिसाइजली पढ़ सकते हो? एब्सोल्यूट ट्रैप। कैन यू आइडेंटिफाई एनी एग्जेजरेटेड वर्ड? रिलेशनशिप एंड इन्फरेंस। कैन यू जज whether two statements are actually related? Exam hall judgment. Can you decide whether to attempt or leave? Authority mapping. Can you avoid the unsafe inference? And policy interactions. Can you understand the objective and limitation of a policy? इस बार यूपीएससी ने इन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। They wanted to test your knowledge on these 6 pillars. Next, the statement logic, the one word trap. In many questions, the underlying topic looked highly familiar. However, the actual statement framed by UPSC was technically unsafe. देखो, is the statement factually correct based on core sources? ये आपको जज करना है। Is the statement too extreme in its phrasing? ये आपको देखना है। एब्सोल्यूट वर्ड अलर्ट। क्या उसके अंदर कोई एब्सोल्यूट वर्ड था, जैसे कि ओनली, ऑल, ऑलवेज, नेवर, एक्सक्लूसिवली, मैंडेटरी, बाइंडिंग? इज द स्टेटमेंट ब्रॉडली ट्रू इन जनरल बट टेक्निकली रॉन्ग इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट? ये भी आपको देखना है। इज द स्टेटमेंट सटली मिक्सिंग टू एंटायरली डिफरेंट आइडियाज इन वन सेंटेंस? दो एंटायरली डिफरेंट सेंटेंसेस है, क्या वो स्टेटमेंट उन दो एंटायरली कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स तो नहीं कर रही? इन चीजों को भी हमें देखना था। ठीक है, देखो इन प्रीलिम्स ओनली सिंगल वर्ड कैन कंप्लीटली चेंज द आंसर। ये हमें बात याद रखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट पढ़ते वक्त इन चीज का खास ध्यान रखना है, बिकॉज लैंग्वेज प्ले यूपीएससी में एक बहुत बड़ा टूल है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट रिलेशनशिप मैपिंग। देखो, स्टेटमेंट रिलेशनशिप मैपिंग जो होती है ना, उसको किस तरीके से करा जाता है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इज स्टेटमेंट वन फैक्चुअली करेक्ट ऑन इट्स ओन। यानी सबसे पहले आप स्टेटमेंट वन पढ़ोगे और ये चेक करोगे कि क्या वो स्टेटमेंट अपने आप में सही है या नहीं। फिर आप स्टेटमेंट टू को भी इसी तरीके से देखोगे पहले, कि क्या स्टेटमेंट टू भी अपने आप में सही है या नहीं।
If both the situations are correct, then there will be a third phase, that does the statement 2 actually explain the mechanism, cause or the reason for statement 1. स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, क्या ये अपने आप में सही है? यस सही है। क्या ये अपने आप में सही है? यस सही है। अब क्या स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन कर रही है मैकेनिकली? अगर इनमें से स्टेटमेंट कोई गलत हो गई, मान लो एक केस ऐसा बने कि एक स्टेटमेंट गलत हो गई, सपोज स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, व्हेन द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग, हाउ इट कैन एक्सप्लेन एनीथिंग? ठीक है ना, इसलिए इनको सबसे पहले इंडिविजुअली सेपरेटली अपने आप में देखना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट्स अपने आप में पहले सही हैं या नहीं, फिर उनके रिलेशनशिप को जज करेंगे। अगर उनमें से एक भी स्टेटमेंट गलत हो गई तो क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉलिसी लॉजिक के बारे में समझते हैं। देखो, पॉलिसी क्वेश्चंस आर नो लॉन्गर जस्ट रिमेंबरिंग द स्कीम नेम्स। करंट अफेयर्स मस्ट बी रेड थ्रू पॉलिसी लॉजिक। कैसे? देखो, आपको पॉलिसी लॉजिक में क्या समझना है कि कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, एग्जैक्ट टारगेट ग्रुप बेनिफिशरीज ऑफ द पॉलिसी, implementing ministry or the authority of the policy, the legal status of the policy, is it a statutory, is it a executive, or what, the nature of the policy means is it mandatory or is it voluntary, exact scope and the limitations of the policy। ये आपको सारी चीजें पढ़ के जानी है पॉलिसी के अंदर, कोई भी आप पॉलिसी पढ़ो। अब इनके अंदर यूपीएससी किस तरीके से आपको पॉलिसी के क्वेश्चंस में ट्रैप कर सकती है? देखो, मेक्स अ टारगेटेड पॉलिसी साउंड यूनिवर्सल। अब वो पॉलिसी थी तो एक टारगेटेड पॉलिसी, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, लेकिन उसको स्टेटमेंट में उन्होंने इस तरीके से बना दिया कि वो यूनिवर्सल पॉलिसी है। वॉलेंट्री पॉलिसी थी, उसको बाइंडिंग बना दिया। कंडीशनल रूल था उसके अंदर, उसको मैंडेटरी बना दिया। इम्प्लीमेंटेशन बाय द रॉन्ग अथॉरिटी, उसका स्कोप वाइडर था लेकिन उसको एक्चुअल रियलिटी में कम कर दिया। ठीक है, या फिर उसका स्कोप पॉलिसी का छोटा था लेकिन क्वेश्चन में उसके स्कोप को उन्होंने बढ़ा दिया। ये चीजों को समझना है। देखो, आप जो रैंडम गैसिंग पढ़ोगे ना, वहां पे आपको यही सिखाया जाएगा कि कोई भी पॉलिसी बनती है वो हमेशा वाइडर के लिए बनती है, और यूपीएससी कभी भी उसके अंदर पॉलिसी के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको कभी भी ऑप्शंस में नहीं देती। ये एक एकदम रैंडम गैसिंग है। लग गया तुक्का तो लग गया, बाय चांस नहीं लगा तो नहीं लगा। क्योंकि अगर सपोज पॉलिसी है एक्चुअल में एक बहुत ही छोटे सेगमेंट के लिए, लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट वहां दिखी कि दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल ओनली टू XYZ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो आपको वहां क्या लगेगा कि ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया इस पॉलिसी के खिलाफ। बट पॉलिसी तो सबको कवर करनी चाहिए, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत कराओगे। बट इन रियलिटी वो पॉलिसी असल में थी ही सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि रैंडम गैसिंग के ऊपर मत भरोसा करो, लर्न द साइंटिफिक टेक्निक। फिर इसके बाद इन्फ्रेंस और अथॉरिटी मैपिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, गोल्डन रूल क्या है? इन्फ्रेंस मींस ड्रॉइंग ओनली अ सेफ कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन इन्फो ओनली। मतलब इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि जितनी स्टेटमेंट यूपीएससी ने पेपर में लिखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही स्टेटमेंट का मतलब निकालना है, अपनी तरफ से
कोई इंफॉर्मेशन उसमें नई ऐड नहीं करनी। Safe inference versus overthinking trap. An advisory role does not means enforcement power. Promotion of an objective does not mean a legal compulsion. A scheme for one group does not automatically cover all groups. Current event does not prove a broad permanent conclusion. मतलब कोई एक स्कीम थी, कोई एक अच्छी चीज थी, कोई एक लॉ था, एक करंट कोई हैपनिंग हुई जिसके अंदर उस लॉ की वजह से सपोज कोई कुछ नेगेटिव हो गया, तो वो एक बहुत छोटा सा सिनेरियो है। आप अपना पूरा का पूरा कंक्लूजन उस एक छोटे से सिनेरियो से नहीं निकाल सकते, ठीक है? बिकॉज इस दुनिया में कोई भी चीज बनती है वो 100% हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल to create such a thing which is 100% perfect for everybody, ठीक है? और अथॉरिटी मैंडेट में क्या होता है कि who actually has the power, what is their specific mandate, which exact ministry or law is linked. यूपीएससी ट्रैप कैसे बनाती है यहां पे? शिफ्टिंग द स्पेसिफिक फंक्शन, एक्सप्लेनेशन or cause effect relation to the entirely wrong statutory body, ठीक है? नाउ प्रिपरेशन वर्सेस रियलिटी। अब हमने इतना कुछ समझ लिया, अब हम लास्ट में समझते हैं कि प्रिपरेशन वर्सेस रियलिटी। व्हाट स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द ओल्ड वे, फिनिशिंग मैसिव टेक्स्ट बुक्स, completing endless current affairs PDFs, solving high volume of mock tests, blindly trying to increase the number of attempts. कि आपको बोला जाता है कि अगर आपने 80, 85, 90 का अटेम्प्ट अगर पेपर में नहीं किया तो फिर ये पेपर निकालना बहुत मुश्किल है, बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। क्या राइट अप्रोच है? यही एग्जाम हॉल जजमेंट है, और ये प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से सीखी जा सकती है। अपने ब्रेन को उस एग्जाम हॉल जजमेंट के लिए प्रॉपरली ट्रेन किया जा सकता है। What UPSC actually tested? Your reading precision and absolute focus, statement separation and explanation checking, strict authority and mandate mapping, deep policy understanding and scope limitation, risk control and attempting discipline. यूपीएससी ने एक्चुअली इन चीजों को ना सिर्फ चेक किया बल्कि चेक करते रहे हैं और आगे भी जबरदस्त तरीके से चेक करते रहेंगे। तो अगर आपको अब यूपीएससी में अपने आप को रेलेवेंट करना है तो आपको इन चीजों पे अब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई करो, जो अब तक पढ़ते आ रहे थे, जो नोट्स, जो चीजें अब तक पढ़ते आ रहे थे उनको पढ़ो, एज इट इज पढ़ो, लेकिन अब आप इन चीजों पर भी इक्वल फोकस करो, ठीक है? देखो, सब्जेक्ट वाइज हम एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट यूपीएससी टेस्टेड पॉलिटी में, कि द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्सेस स्टैट्यूटरी बॉडी distinctions, the exact power and jurisdiction limited, nuances of center state relations, institution and mandate mapping. कॉमन ट्रैप इसमें क्या था कि मैचिंग द करेक्ट बॉडी विद द रॉन्ग पावर। सिमिलरली इकोनॉमी के अंदर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करी गई, कोर आरबीआई फंक्शंस एंड लिमिट्स के ऊपर, डेफिसिट लॉजिक एंड मैथमेटिकल रियलिटीज, मार्केट क्लासिफिकेशंस। ट्रैप क्या था? यूजिंग द करेक्ट इकोनॉमिक टर्म बट showing the wrong application or underlying mechanisms. Similarly, environment के अंदर binding versus non-binding international declarations, specific species and their exact habitats, nuances of conservation laws, complex climate terminologies. फिर यहाँ पे trap क्या था? Presenting a strictly non-binding declaration or target as a mandatory requirement. ये एक ट्रैप बन सकता है, ये सिर्फ एक टाइप का ट्रैप है, ये एग्जाम्पल्स हैं। फिर साइंस टेक में जैसे रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन,
material use relationship, bound of scientific possibilities, emerging technology terms. बाउंड ट्रैप क्या बन सकता है? क्रिएटिंग अ मॉडर्न साउंडिंग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दैट इज फंडामेंटली साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, देखो अब आपको 2027 का ब्लूप्रिंट आपका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले लेयर 1 आपकी जो प्रिपरेशन की होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कंटेंट। कंटेंट शुड बी द फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन। सब्जेक्ट्स आपके जो करंट अफेयर सब्जेक्ट्स टॉपिक्स, they should be the foundation of your preparation. Next, the level 2 will be the question decoding, means your strategy. PYQ behavior analysis and subject wise traps, the statement logics, inference control, policy interpretations. PYQ decoding आप अब सिर्फ टॉपिक देखने के लिए नहीं करोगे, आप यूपीएससी के बिहेवियर को समझने के लिए करोगे। एंड लास्ट, the most important layer, exam hall decision making, the execution part. आप प्रिपरेशन पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, यहां पे आप पूरे तरीके से इसको इग्नोर करते हो। एग्जीक्यूशन पार्ट को करने के लिए एट मैक्स आप क्या करते हो? आप कुछ मॉक टेस्ट लगाते हो। लेकिन आप बताओ, आप में से कितने ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी एरर लोग प्रॉपर मेंटेन करते हैं? उस मॉक टेस्ट में से इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, उस मॉक टेस्ट में से टेक्निक को समझते हैं, एग्जाम हॉल बिहेवियर को समझते हैं? नहीं ना। तो फिर यानी एग्जीक्यूशन पार्ट आपका बिल्कुल पुअर है। और इस साल यूपीएससी ने आपको एग्जीक्यूशन लेवल पे जबरदस्त तरीके से उन्होंने जज किया है। इस बार उन्होंने उस एस्पायरेंट के लिए एंट्री ओपन करी है जिसका एग्जीक्यूशन सुपर स्ट्रॉन्ग है। प्रिपरेशन तो है ही, बिकॉज एग्जीक्यूट किसका करोगे? अगर प्रिपेयर ही नहीं हो, अगर कुछ आता ही नहीं है तो किसको एग्जीक्यूट करोगे ना। यानी उन्होंने एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर जबरदस्त तरीके से फोकस किया है और आगे भी अब वो इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है। नाउ अटेम्प्ट और लीव डिसिप्लिन क्या होता है? डू आई हैव अ रिलायबल एंकर पॉइंट और एब्सोल्यूट फैक्ट टू बेस दिस ऑन? अगर मैं किसी क्वेश्चन को, किसी स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं, क्या उस स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास कोई प्रॉपर रीजन है कि मैं मान सकूं कि वो स्टेटमेंट सही है? कैन आई एक्टिवली एलिमिनेट ऑप्शंस बेस्ड ऑन व्हाट? लॉजिक, नॉट जस्ट फीलिंग। क्या मैं ऑप्शन को एलिमिनेट लॉजिक के बेस पे कर सकता हूं, ना कि सिर्फ फीलिंग के बेस पे? Am I guessing blindly purely to increase my attempt rate? क्या मैं ब्लाइंडली गेस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने अटेम्प्ट को इंक्रीज करने के लिए? इज द नेगेटिव मार्किंग रिस्क मैथमेटिकली टू हाई फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन? अगर ऐसा है, इनमें से अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट अगर सही होती है, देन टेक योर डिसीजन रिगार्डिंग अटेम्प्ट और लीव। डू नॉट ब्लो इमोशनली और इगोइस्टिकली। Ultimate truth for 2027. UPSC Prelims 2026 should not be seen merely as a tough paper. It should be seen as a glaring warning that prelims preparation has permanently changed. For 2027, do not prepare only to know more. Prepare to think better, read statements carefully, control inference, understand deep policies, identify invisible traps, and master the discipline of when to attempt and when to leave. ठीक है, ये आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी if you want to make yourself relevant in this journey. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।